हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 31 के बारे में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम हिंदी में ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। तो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और 100 में से आप लोगों का स्कोर क्या रह रहा है इसको भी जरूर बताएं। और दोस्तों, हिंदी वर्णमाला, वर्णक्रम और ध्वनि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। यूके ट्रिपल का आप कोई भी एग्जाम उठा लो, 1 से 2 प्रश्न आपको इस टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। और आज के वीडियो में आपको कोशिश करूंगा कि वो 1 से 2 क्वेश्चंस आपको इन्हीं 100 प्रश्नों में से देखने को मिल जाए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपना स्कोर भी आप 100 में से जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रह रहा है। इसी के साथ साथ में दोस्तों हमारी उत्तराखंड की और जीएस की भी क्लासेस चल रही है। उत्तराखंड में हमारी 92 टेस्ट सीरीज हो चुकी है, मॉडल पेपर्स अपलोड किए जा चुके हैं। आप उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम से तो ये क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और अगर दोस्तों आप उत्तराखंड के एग्जाम्स के लिए किसी भी ऑनलाइन कोर्स से या प्रैक्टिस सेट के बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करेंगे कि शब्द की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहलाती है? स्वर, वर्ण, व्यंजन या फिर आयोगवाह? तो शब्द की सबसे छोटी सार्थक इकाई दोस्तों वर्ण कहलाती है। वर्ण या फिर ध्वनि कहलाती है क्या शब्द की सबसे छोटी सार्थक इकाई? या यहीं पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई या सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन से होती है, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई दोस्तों क्या होती है? शब्द होती है। क्यों? क्योंकि वर्ण का अपना कोई भी अर्थ नहीं होता है। वहीं आपसे प्रश्न पूछा जाता दोस्तों कि प्रयोग के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो प्रयोग के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है हमारी क्या? वाक्य। क्योंकि शब्द का भी कोई प्रयोग नहीं, अकेले किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, वाक्य में ही उसका प्रयोग किया जाता है। वहीं आपसे पूछा था कि भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई कौन सी है, तो भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई भी आपकी क्या है? वाक्य ही है। ये तीनों पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि शब्द या भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं जिनमें स्वरों की संख्या 11, मूल स्वर 11 होते हैं, 2 इसमें आयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग, 2 11 और 2 13। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं और 4 हमारे क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। तो ये हमारे वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पे कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। वहीं उच्चारण के आधार पे कितने वर्ण होते हैं? तो उच्चारण के आधार पे वर्णों की संख्या 44 मानी जाती है। आगे भी बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि भाषा की मूल इकाई क्या कहलाती है? अक्षर, ध्वनि, संकेत या फिर वर्णमाला? तो भाषा की मूल इकाई दोस्तों आपकी ध्वनि कहलाती है। और अभी हाल ही में दोस्तों यूके ट्रिपल सचिवालय सुरक्षाकर्मी वाले एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि भाषा का आरंभ किससे होता है? तो भाषा का आरंभ भी दोस्तों ध्वनि से ही होता है और भाषा की मूल इकाई भी हमारी ध्वनि कहलाती है। और यहाँ पे ध्वनि ऑप्शन ना होकर वर्ण होता तो आप वर्ण को भी सही कर सकते थे। तो भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। तो भाषा की मूल इकाई ध्वनि कहलाती है और पूर्ण सार्थक इकाई दोस्तों वाक्य कहलाती है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होती है, पदबंध से छोटी इकाई पद या फिर शब्द होती है, पद या शब्द से छोटी इकाई अक्षर होती है और अक्षर से भी छोटी इकाई हमारी क्या होती है? ध्वनि या फिर वर्ण होती है। इसी कारण हम भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई ध्वनि या वर्ण को कहते हैं और भाषा की सबसे बड़ी इकाई को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। कभी कभी दोस्तों आपसे क्या होगा कि इसी को क्रम में सजाने को आ जाएगा कि भाषा की इकाइयों को बढ़ते से घटते क्रम में लगाइए या घटते से बढ़ते क्रम में लगाइए। तो आपको याद रखना है घटते से बढ़ते क्रम में क्या होता है? ध्वनि या वर्ण, जिनका क्या होता है? ध्वनि या वर्ण के और टुकड़े हमारे नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है, और ये स्वतंत्र होते हैं। ध्वनि या वर्णों से मिलकर हमारे अक्षर बनते हैं और ध्वनि और अक्षर से मिलकर हमारे फिर शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर हमारा पदबंध बनता है, शब्द या पद से मिलकर पदबंध बनता है, पदबंध से मिलकर उपवाक्य बनता है और उपवाक्य से मिलकर हमारा लास्ट में क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। ये पॉइंट आपने पढ़े होंगे तो इतने पॉइंट आप फिलहाल नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि राम में 2 अक्षर है, रा और मो, 4 वर्ण है, रो, आ, मो, ओ, ठीक है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई वर्ण होती है दोस्तों, ठीक है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कहलाती है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को या फिर वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। स्वर, व्यंजन जो भी आप लिखते हैं, ओ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, हो, क, ख, ग, घ, ङ, ये सभी हमारे क्या होते हैं? वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। इसके उच्चारित ध्वनि को ही या इसके उच्चारित स्वरूप को ही ध्वनि भी कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्ण समूह को, गणना समूह को या फिर व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को दोस्तों वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? 44, 33, 52 या फिर 48? तो हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां हैं दोस्तों हमारी कितनी? 52, जिसमें से
13 हमारे स्वर माने जाते हैं लिखन के आधार पे और 44 हमारे व्यंजन माने जाते हैं, सॉरी हाँ 39 हमारे व्यंजन माने जाते हैं, 39 माने जाते हैं व्यंजन, ठीक है। अब 13 में देखिए 1 से 11 तक आपके अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ ये हो गए 11 हमारे मूल स्वर होते हैं, 2 होते हैं आयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग जिन्हें स्वरों और व्यंजनों के बीच में माना जाता है, ठीक है। तो 13 वो हो गए। बाकी 39 में क्या आते हैं दोस्तों, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, क वर्ग, चौ वर्ग, टौ वर्ग, तौ वर्ग और पौ वर्ग, ठीक है। इसके साथ में 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं और 4 हमारे क्या होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो 25 4 29, 4 33 और 4 37 और 2 हमारे क्या होते हैं द्विगुण व्यंजन होते हैं, तो ये हो जाते हैं 39। इस प्रकार से हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी होती है 52 होती हैं, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। स्वर इतने हो गए, क वर्ग, चौ वर्ग, पौ वर्ग, अंतस्थ 4 होते हैं, उसमें भी 4 होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा और बताता हूँ आपको कि संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे 4, अयोगवा होते हैं 2 अंक और ह, द्विगुण व्यंजन होते हैं ढ और ढ जिसे ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। इस प्रकार वर्णों की कुल संख्या कितनी हो जाती है 52 हो जाती है, ठीक है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो हिंदी में दोस्तों ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, स्वर और व्यंजन। या वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। यहीं पर दोस्तों आपसे कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है या कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो आपको याद रखना है च, त्र, ज्ञ और स्र ये हमारे क्या होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। ऐसे आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से कौन से अंतस्थ व्यंजन है, तो य, र, ल और वो ये हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। वहीं पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन कौन से हमारे ऊष्म व्यंजन है, तो तालवी सौ, मूर्धन्य सौ, दंत्य सौ और ह ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। वहीं आपसे पूछ लेगा निम्न से कौन सा आयोगवाह है, तो अंक और अह ये हमारे आयोगवाह कहलाते हैं, ठीक है। जिसमें से अंक क्या कहलाता है दोस्तों, अनुस्वार कहलाता है और अह क्या कहलाता है हमारा, अह हमारा विसर्ग कहलाता है। निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है ड और ढ के नीचे जब आप बिंदी लगा देते हैं जिसे हम अड़ो और अढ़ो पढ़ते हैं, यही हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं। इन्हीं द्विगुण व्यंजनों को ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं और दोस्तों इन्हें विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ध्वनियां 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं और स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण किया जाता है वह व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है वर्णों के कितने भेद होते हैं, अभी भी बता रखा है दोस्तों वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अगला प्रश्न है जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की डेफिनेशन दोस्तों आपको पता होगी, स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इनका उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की हमें आवश्यकता नहीं होती है, यह स्वतंत्रता से इनका उच्चारण होता है और व्यंजनों के उच्चारण में ये हमारे सहायक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है। वहीं व्यंजन क्या होगा, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या व्यंजनों के उच्चारण में हमारे स्वर होने आवश्यक है, बिना स्वरों के हम व्यंजन को उच्चारित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा क, ठीक है, क में देखिए क हलंत प्लस ओ की मात्रा आ रही है तो अ स्वर, ठीक, स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है वह हमारे व्यंजन कहलाते हैं, याद रखना है आपको। पढ़ भी सकते हैं आप, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के भीतर व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 11 है। मूल स्वर दोस्तों 11 है, ठीक है। और शुद्ध स्वर कितने हैं, शुद्ध स्वर 10 हैं, क्योंकि री को शुद्ध स्वर में नहीं माना जाता है, तो शुद्ध स्वर कितने हैं, 10 है, ये भी याद रखना आपको। अगला प्रश्न है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें स्वर कहते हैं। बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो कुल संख्या मानी जाती है दोस्तों आपकी वो होती है कितनी, 11, ठीक है। तो मूल स्वरों की संख्या यहाँ पे पूछी जाती है, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है। ओ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन स्वर नहीं है, कौन सा स्वर नहीं है दोस्तों, अ उ ए या यों, तो ये हमारा स्वर नहीं है, यों स्वर नहीं है, ठीक है। और स्वर क्या क्या होते हैं, ओ आ ई उ री ए ऐ ओ ये हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कौन स्वर नहीं है, तो इसमें भी दोस्तों हमारा ब क्या होता है, स्वर नहीं होता है, जबकि ओ उ और ए क्या है, स्वर होते हैं। तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आपसे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, आ ई उ या फिर ओ, कौन सा पूछा गया कि मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो इसमें से दोस्तों जो आपका ओ है वो मूल दीर्घ स्वर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये संयुक्त दीर्घ स्वर है, क्या है, संयुक्त दीर्घ स्वर है, आप ये कह सकते हैं। अब देखिए दोस्तों अगर हम बात करें स्वरों की, तो उच्चारण के आधार पर या फिर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर या मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार से बांटा जाता है। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और दूसरा होता है दोस्तों क्या, प्लुत स्वर। तो दीर्घ स्वर
मैं भी ये प्रश्न पूछा गया कि कौन सा मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर यानी कि जो समान से बने होते हैं, जैसे कि आ, ओ धन ओ मिलके क्या बनता है आ, ठीक है, तो ये क्या है मूल दीर्घ स्वर है। ई छोटी ई धन छोटी ई मिलके क्या बनता है बड़ी ई बनता है, ये भी क्या है मूल दीर्घ स्वर है। बड़ा ऊ छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके हमारा क्या बनता है बड़ा ऊ बनता है, तो ये भी हमारा मूल दीर्घ स्वर है। जबकि हमारा ओ क्या है मूल दीर्घ स्वर नहीं है, क्योंकि जो ओ है ये ओ धन ऊ से मिलकर बना होता है, ओ धन ऊ से मिलकर यह हमारा ओ बना होता है। इस कारण ये हमारा क्या होता है संयुक्त स्वर तो होता है लेकिन मूल दीर्घ स्वर नहीं होता, याद रखना आपको। मेनली ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत हमारा आता है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि मात्रा या फिर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे हमारे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है संयुक्त स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर क्या होता है जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, ओ ई उ री, ओ ई उ री ये हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, जैसे कि बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ये हमारे मेनली दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ साथ में ए आई ओ औ ये भी हमारे क्या होते हैं दीर्घ स्वरों के अंतर्गत आते हैं। अभी दीर्घ स्वर भी 2 टाइप के होते हैं दोस्तों, एक होते हैं मूल दीर्घ स्वर जो कि प्रश्न में पूछा गया है, और एक होता है संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर क्या होते हैं बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, मूल दीर्घ स्वर होते हैं, जबकि ए आई ओ औ संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं। और तीसरा जो मैंने आपको बताया संयुक्त स्वर, जब 2 असमान स्वर जुड़ते हैं तो वहां पे हमारे संयुक्त स्वर बनता है, जैसे कि ए आई ओ औ ये हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं, याद रखना है आपको। और यही एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा दोस्तों, आप इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आपको आते ही होंगे। अगला प्रश्न निम्न में से दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर क्या होता है दोस्तों, बड़ी ई हमारी क्या है इसमें से दीर्घ स्वर है, आपको याद रखना है, ठीक है। और ई क्या हमारा ह्रस्व स्वर है, ए और ए क्या है हमारे ए और ए दोस्तों हमारे संयुक्त स्वर हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर कौन सा है, तो वही प्रश्न पूछा गया, तो दीर्घ स्वर कौन सा है दोस्तों, इसमें से हमारा आ दीर्घ स्वर है। अगला प्रश्न की बात करते हैं निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है, ए आई री, ओ ए ओ, आ आई औ, ए आई ओ औ, तो कौन सा संयुक्त स्वर है यह पूछा गया दोस्तों इसमें से आपका। तो इसमें से ए आई ओ औ हमारे क्या है संयुक्त स्वर हैं, ए आई ओ औ हमारे क्या होते हैं संयुक्त स्वर होते हैं। अब ये ए किससे मिलकर बनता है दोस्तों, ओ धन ई से मिलकर हमारा क्या बनता है ए बनता है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा आई किससे मिलकर बनता है, ओ धन ए से मिलकर हमारा आई बनता है। ओ किससे मिलकर बनता है, ओ धन ऊ से मिलकर हमारा ओ बनता है, ठीक है। और औ किससे मिलकर बनता है, ओ धन ओ से मिलकर हमारा औ बनता है। कभी कभी आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा कि औ किससे मिलकर बनता है, ओ किससे मिलकर बनता है, तो आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर या फिर उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और दोस्तों संयुक्त ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो उच्चारण में लगने वाला समय हमारा मात्रा कहलाता है, और इसी मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जिन स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ओ ई उ री ह्रस्व स्वर है, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर क्या होता है, जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, ये है बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ। इसी प्रकार से अगला होता है दोस्तों प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ओम, राम, इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं सभी जो होते हैं, तो ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है, स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है या फिर विसर्ग है। तो वर्ण तालिका के अनुसार जो हमारे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत हैं ये क्या होते हैं, स्वर होते हैं, ठीक है, स्वर होते हैं। इनके प्रकार मैंने आपको बता दिए हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व या उपयुक्त तीनों। तो स्वर ध्वनि के प्रकार हमारे तीनों होते हैं, याद रखना है आपको मात्रा या फिर उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि जिह्वा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जिह्वा के आधार पे दोस्तों हमारे स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्चु स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जिह्वा का अग्र वाला भाग काम करता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। ई ए आई ये अग्र स्वर के उदाहरण होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जिह्वा का मध्य वाला भाग काम करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, जैसे कि ओ। और जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जिह्वा का पिछला वाला भाग काम करता है उन्हें पश्चु स्वर कहते हैं। बड़ा आ, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ, ये हमारे सभी पश्चु स्वर के उदाहरण होते हैं। तो दोस्तों ये प्रकार के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि जिह्वा के आधार पर स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर या फिर पश्चु स्वर। कभी कभी आपसे एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाएंगे, निम्न में से कौन सा अग्र स्वर है, कौन सा अग्र स्वर नहीं है, कौन सा मध्य स्वर है, कौन सा मध्य स्वर नहीं है, कौन सा पश्चु स्वर है और कौन सा पश्चु स्वर नहीं है। आपको याद रखना पड़ेगा। अग्र स्वर क्या होते हैं, ई ए आई। अगर आप ई ए आई बोलेंगे तो आपकी जो जीभ है वह आपके ऊपर वाले भाग में टच होगी, अग्र वाले भाग में।
मध्य स्वर में जो आपकी जीभ होगी वो बिल्कुल मध्य में रहती है, मध्य भाग क्रियाशील रहता है। जैसे कि मध्य स्वर क्या होता है, एक ही होता है बस, ओ हमारा मध्य स्वर होता है। जबकि अग्रस्वर क्या होते हैं, ई ए ऐ हमारे अग्रस्वर होते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे स्वर बचे वह सभी हमारे पश्च स्वर होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा जिह्वा का पिछला वाला भाग उत्थापित होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे कि बड़ा आ, बड़ा ऊ, ओ औ। फॉरेस्ट गार्ड में भी यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर नहीं है, इस प्रकार का दोस्तों प्रश्न पूछा गया था। तो आपको याद रखना पड़ेगा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ के अलावा ये हमारे पश्च स्वर होते हैं, इसके अलावा हमारे पश्च स्वर नहीं होते हैं। मेनली आप क्या करें, मध्य स्वर ओ याद हो जाएगा, ई ए अग्रस्वर है ये भी याद हो जाएगा, तो पश्च स्वर इनको छोड़ के जो भी स्वर बचे वो पश्च स्वर कहलाते हैं। अगला है अर्धविवृत स्वर है उ, ए ऐ, आ या फिर ए, इसमें से कौन सा अर्धविवृत स्वर है यह पूछा गया दोस्तों। तो ए क्या है हमारा, इसमें से अर्धविवृत स्वर है। अब दोस्तों देखिए, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, समृत स्वर, अर्धसमृत स्वर, अर्धविवृत स्वर और फिर विवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार लगभग बंद होता है दोस्तों उन्हें हम कहते हैं क्या, समृत स्वर। ठीक है, जिनमें मुख द्वार समृत से थोड़ा सा ज्यादा खुलता है उन्हें कहते हैं अर्धसमृत। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार लगभग आधा खुलता है या अर्धसमृत से ज्यादा खुलता है उन्हें बोलते हैं अर्धविवृत। और जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार पूरा खुलता है वह हमारे क्या होते हैं दोस्तों, विवृत स्वर कहलाते हैं। तो विवृत स्वर यहाँ पे पूछा गया कि अर्धविवृत स्वर कौन सा है, तो ऐ क्या है हमारा दोस्तों, यहाँ पे अर्धविवृत स्वर होता है। ठीक है, ओ, ए, आ और औ, ये हमारे क्या क्या होते हैं दोस्तों, अर्धविवृत स्वर कहलाते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि मुखद्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, विवृत, अर्धविवृत, अर्धसमृत और समृत। जिन स्वर के उच्चारण में मुखद्वार पूरा खुलता है उन्हें विवृत कहते हैं। विवृत यानी कि मुखद्वार पूरा। वो बचपन में आपको याद होगा कि आपके मम्मी लोग कहते थे बेटा आ करो आ करो, जब आप आ करते थे तो आपका मुंह पूरा खुल जाता था, तो फिर आपको खाना खिला दिया जाता था। तो विवृत ऐसे याद कर लेंगे, आ करो। ठीक है, उसके बाद में समृत, जिन स्वर के उच्चारण मुखद्वार लगभग सा हमारा बंद रहता है। जैसे आप ई ऊ बोलेंगे ना, आप शीशे में देख के बोलिएगा ई ऊ, आपका मुंह थोड़ा सा खुल रहा है, तो ये हमारे समृत कहलाते हैं। समृत से थोड़ा सा ज्यादा मुंह जिसमें खुलता है वो हमारा ए और ओ अर्धसमृत होते हैं। और विवृत यानी कि जिनके उच्चारण में हमारा मुखद्वार लगभग आधा खुलता है, ओ ऐ औ औ, ये हमारे क्या होते हैं, औ, ये हमारे अर्धविवृत होते हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों। यहां से एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा, कौन सा विवृत है, कौन सा समृत है, कौन सा अर्धसमृत नहीं है, कौन सा अर्धविवृत नहीं है। तो ये एग्जांपल आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है क्या कहलाते हैं, वृत्ताकार स्वर, समृत स्वर, अनुनासिक स्वर या फिर निर्नुनासिक स्वर। तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह हमारे कहलाते हैं दोस्तों क्या, निर्नुनासिक स्वर। क्या, निर्नुनासिक स्वर। और जिनकी ध्वनि के उच्चारण में हमारे मुख के साथ साथ हमारी नाक से भी ध्वनि निकलती है या हवा निकलती है वह हमारे क्या कहलाते हैं, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। तो ध्वनि केवल मुख से निकल रही है तो निर्नुनासिक, और ध्वनि मुंह के साथ साथ नाक से निकल रही है तो हमारे क्या होते हैं, वो अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक और अनुस्वार दोनों में दोस्तों हमारी जो ध्वनि होती है मुंह से भी और नाक से भी निकलती है। ठीक है, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे निर्नुनासिक स्वर हैं। अनुनासिक स्वरों ङ, यो, ण, न, म के उच्चारण में वायु या ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। अभी देखिए, अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं जिसमें ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से निकलती है, जो भी हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं दोस्तों। अभी हम आगे बढ़ेंगे, क वर्ग, चौ वर्ग, तौ वर्ग, पौ वर्ग, टौ वर्ग, ये आपने पढ़े होंगे। ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धन्य, ओष्ठ और दंत्य, इनमें जो पंचमाक्षर होता है वही हमारे अनुनासिक कहलाते हैं। और पंचमाक्षर क्या होते हैं, ङ, यो, ण, न और म, ये हमारे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं या अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। ङ, यो, ण, न, म। याद रखना है, प्रश्न ये भी बन जाएगा, निम्न में से कौन सा अनुनासिक स्वर है, अनुनासिक वर्ण है या अनुनासिक वर्ण नहीं है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ 2 ऑप्शन और थे, वृत्ताकार स्वर और समृत स्वर। तो वृत्ताकार स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, उ ओ औ आ। और समृत स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में हमारा मुखद्वार लगभग बंद रहता है, ई उ। ठीक है, अगला प्रश्न, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है, ई उ। मैंने आपको दोस्तों थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ई उ ये हमारे क्या होते हैं, समृत स्वर होते हैं जिनमें हमारा मुखद्वार क्या होता है, बहुत कम खुलता है। अब ये समृत में भी पूछा गया कि ये अग्र समृत है या पश्च समृत है, तो ये होगा दोस्तों आपका क्या, पश्च समृत। अगर आपको याद है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि जिह्वा के विस्थापित होने या क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो जो उ ओ औ था ये हमारे क्या होते हैं, पश्च स्वरों के अंतर्गत आते हैं, तो ये हो जाएगा पश्च समृत। याद रखना है दोस्तों आपको। ठीक है, तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ पश्च समृत स्वर है। जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। ये पश्च स्वर हमारे आ, उ ओ औ आ होते हैं। ठीक है, समृत उन स्वर को कहा जाता है जिनके उच्चारण में हमारा मुखद्वार लगभग बंद रहता है। ठीक है,
ई उ ऊ। तो आपको पूछा गया है कि ऊ क्या है, ठीक है, तो क्या है, पश्च से समृद्ध है। आप देख सकते हैं कि पश्च स्वर भी है और समृद्ध भी है, ठीक है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, ओंठों की आकृति के आधार पे निम्न में से कौन अवृत्तमुखी स्वर है। तो ओंठों की आकृति यानी कि होंठों की आकृति के आधार पे स्वर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं दोस्तों क्या, वृत्तमुखी स्वर, और दूसरे होते हैं अवृत्तमुखी स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे होंठ गोल हो जाते हैं वो हमारे होते हैं वृत्तमुखी स्वर, और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे होंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं वो होते हैं अवृत्तमुखी स्वर। तो प्रश्न पूछा गया कौन सा अवृत्तमुखी स्वर है। तो देखिए आप दोस्तों, उ ऊ ओ औ, उ ऊ ओ औ, इसमें आपके होंठ क्या देखिए आप गोल हो जाएंगे, तो ये हमारे क्या होते हैं, वृत्तमुखी होते हैं। इनके अलावा जो भी आ गया है वो अवृत्तमुखी स्वर है, तो ई इसमें से हमारा क्या है, अवृत्तमुखी स्वर है। जबकि उ ओ और इसके साथ में औ क्या है, वृत्तमुखी स्वर है। इसके अलावा सभी हमारे अवृत्तमुखी स्वर हैं। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि ओंठों की आकृति के आधार पर स्वर दो भागों में विभाजित होते हैं, अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होंठ गोलाकार हो जाते हैं उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं, उ ऊ ओ औ आ। और दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो वर्णमाला देखिए लगभग पूरी वर्णमाला आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जा रही है। 2 नंबर दोस्तों, इतना मतलब इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहता है हमारा वर्णमाला, और इतना सरल सा टॉपिक अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं तो 2 नंबर आप हिंदी में आसानी से कमा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठ्य वर्ण कौन सा है, ठीक है, कंठ्य वर्ण कौन सा है, अ उ ई। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप स्वर लिखते हैं अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। मूल रूप से हमारे स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। देखिए अ आ का उच्चारण कहां से होता है दोस्तों, कंठ से होता है, ठीक है। अ आ का उच्चारण क्या होता है, कंठ से होता है, इसी कारण इन्हें कंठ्य वर्ण भी कहा जाता है। ई का उच्चारण कहां से होता है दोस्तों, ये होता है तालु से। कहां से होता है, तालु से होता है, तो इन्हें तालव्य वर्ण भी कहा जाता है। उ का उच्चारण देखिए उ, तो इसका उच्चारण कहां होता है, आपके होंठों से होता है, तो इसे ओष्ठ वर्ण भी कहा जाता है, ओष्ठ वर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। री को दोस्तों क्या कहता है, मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है, मूर्धन्य। देखिए जिन स्वर के उच्चारण आपका कंठ से होता है अ आ, वो हमारे कंठे होता है। जिन स्वर के उच्चारण आपका तालु से होता है, तालु यानी कि आपकी जीभ जब आपके मुंह के ऊपर वाली छत के पिछले वाले भाग में टच होती है तो वो तालु कहलाता है, ठीक है। ओष्ठ, जिन स्वर के उच्चारण में आपके होंठ काम करते हैं वो होते हैं ओष्ठ, ठीक है। इसी प्रकार से जिन स्वर के उच्चारण में आपकी जो जीभ है मुख के अगले वाले भाग को, अगले वाली छत को टच करती है, आगे देखने आप बोलिएगा री ई, री में देखने आपकी जीभ ऊपर छत के आगे वाले भाग को टच कर रही है और ई में पीछे वाले को, तो आगे वाले को टच करेगी तो री क्या है, मूर्धन्य है। अब देखिए ए और आई किस किस से मिलकर बना था, मैंने आपको बताया ए किससे, ओ और ई से मिलकर हमारा ए बनता है। तो जो ए आई होता है ये होता है कंठ तालव्य वर्ण। क्या होता है, कंठ तालव्य, क्योंकि इसमें कंठ और तालव्य दोनों का प्रयोग किया जाता है। और ओ औ ये हमारे क्या होते हैं, कंठोष्ठी होते हैं, क्योंकि ये कंठ और ओष्ठी, और धन ऊ मिलकर ओ बनता है, तो ये कंठोष्ठी वर्ण होते हैं। तो याद रखना आपको, ओ आ कंठ, ई तालु, ओ उ ओष्ठ, री होता है मूर्धन्य, ए आई होता है दोस्तों हमारा क्या, कंठ तालव्य, और ओ अब क्या होता है, कंठ ओष्ठ। तो निम्न से कौन सा कंठ्य वर्ण है पूछा गया है, तो कंठ क्या होता है, ओ आ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ओ आ आपका क्या होता है, कंठ्य वर्ण होता है, जबकि ई क्या होता है, तालव्य वर्ण होते हैं, और उ क्या होते हैं, ओष्ठ वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ओष्ठ वर्ण नहीं है, ओष्ठ नहीं है पूछा गया है, मो ब उ आ। तो देखिए आप मो बोलिए, मो आपके होंठ टच हो रहे हैं, बो बोलिए बो, ओष्ठ से बोला जा रहा है, होंठों से बोला जा रहा है, ऊ को भी बोला जाता है, तो आ हमारा क्या है, ओष्ठ नहीं है। आ क्या है, और आ कंठ है, आ क्या है, कंठ है, ठीक है, याद रखना आपको। बाकी अभी आगे भी मैं बताऊंगा, जब आपको मैं व्यंजन पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी हम पढ़ेंगे क वर्ग, चौ वर्ग, तौ वर्ग किस किस का उच्चारण होता है, ठीक है। वैसे जो हमारा प वर्ग होता है ना, प वर्ग, प फ ब भ म, प फ ब भ म, ये भी क्या होता है, ओष्ठ वर्ण होते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में हमारा होंठों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है, अ आ ई उ। तो ऊ हमारा क्या है, ओष्ठ वर्ण है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये क्लियर कर दिया था, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। कंठ क्या होते हैं, ओ और आ होते हैं, तालु होते हैं, ई मूर्धन्य होता है, री ओष्ठ होता है, ऊ कंठ तालु होते हुए, और कंठ ओष्ठ ये होते हैं। यहाँ से भी आपका एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। प्रश्न इस प्रकार से नहीं पूछा जाएगा, तो इस प्रकार से जरूर पूछा जाएगा दोस्तों, ए आई क्या होते हैं, ऊ क्या होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको साथ साथ में करते हुए चलने हैं। तो यार काफी टाइम लग जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कंठ तालव्य कौन सा है, जिसमें कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था ए आई हमारे क्या थे, कंठ तालव्य थे। बाकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो ए आई, तो आई यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, आई का उच्चारण में डैश 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 और डैश 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 की सहायता ली जाती है,
रिक्त स्थान है तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऐ का उच्चारण कैसे होता है, कंठ तालव्य होता है ना, तो कंठ और तालु से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ओ औ किस प्रकार का वर्ण है, तो कंठोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य, कंठ और ओष्ठ्य दोनों से उच्चारण होता है, कंठोष्ठ्य प्रकार के ये वर्ण है। अगला प्रश्न है, औ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो कंठोष्ठ्य है, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, ई चौ छो जौ झौ यो आदि का उच्चारण होता है, तो ई का उच्चारण कहां से होता है दोस्तों, आपका तालव्य से होता है, तो ई क्या हो जाएगा, तालव्य से इसका उच्चारण हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जो हमारा चौ वर्ग होता है, जिसे स्पर्श संघर्षी वर्ग भी बोलते हैं, चौ छो जौ झौ यो, तो इनका उच्चारण भी हमारा कहां से होता है, तालव्य से ही होता है। जब आपकी जीभ आपके मुंह के जो ऊपर वाला भाग होता है उसके पिछले वाले पीछे वाले भाग को टच करती है, तो वो हमारे तालव्य वर्ण कहलाते हैं। अगला है, वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, जो आ चौ टो ई या फिर औ। तो इसमें से दोस्तों आपका पुल्लिंग नहीं है पूछा गया, तो यह है ई आपका दोस्तों इसमें पुल्लिंग नहीं है, क्योंकि ई के प्रयोग से आपके क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है, जैसे कि स्त्री, नदी, बालिका, आपने पढ़ा भी होगा, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के लिए ई या ई का प्रयोग कर दिया जाता है। तो कौन सा पुल्लिंग नहीं है, ई आपका क्या है, इसमें पुल्लिंग नहीं है, जबकि जो आ चौ टो और औ पुल्लिंग होते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ण में री स्वर नहीं है, कृपा, कृष्ण, दृष्टि या फिर आज। तो देखते ही बन रहा है दोस्तों, आज में हमारा क्या होता है, री स्वर नहीं है। वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन दोस्तों दो टॉपिक ऐसे हैं जिनसे आपको इस बार एग्जाम में देखने को प्रश्न जरूर मिलेगा, तो वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन आप जरूर पढ़ के जाएं। तो कृपा, कृष्ण और दृष्टि ये हमारे क्या होंगे, इसमें री स्वर नहीं है और आज में हमारा री स्वर नहीं है, तो इनके वर्ण वियोजन भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये देखिए, कृपा, कृपा को कैसे लिखते हैं, क हलंत री प हलंत और आ, ठीक है। कृष्ण को क हलंत री स हलंत ण हलंत और ओ, दृष्टि को द हलंत री स हलंत ट हलंत र, दृष्टि। और आज में आ जो हलंत और ओ, आज में हमारा क्या है, री स्वर नहीं है, जबकि अन्य में री स्वर का प्रयोग हो रहा है। यहीं पर दोस्तों आपको क्या बोलेगा, ये एग्जाम्पल दे देगा, इससे मिलकर कौन सा शब्द बन रहा है, कृपा, कार्पा, कृपा, कपा, इस टाइप से ऑप्शन दे देगा। जो हमारा एडीओ का एग्जाम पेपर हुआ था ना 2018-19 में, उस टाइप के एग्जाम्स में आयोग ने 2-3 प्रश्न लगातार सेम टू सेम इस प्रकार के टॉपिक से पूछे थे, वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन। तो वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन के नियम आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप ये देखिए, इन सबको जोड़ेंगे, ये बन रहा है तो ये हो जाता है वर्ण संयोजन, इसको अलग करके ये बन रहा है तो हमारा हो जाता है वर्ण वियोजन। तो याद रखना है दोस्तों आपको कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। दृष्टि, द हलंत री स हलंत ट हलंत रो, ठीक है। तो कभी इसमें ट आगे कर देगा, सौ आगे कर देगा, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है, ठीक है। देखिए, क्रिया, रिपु, वृष्टि या फिर वर्षा। तो कौन से शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है, क्रिया में, वर्षा में, रिपु में या फिर वृष्टि में। तो इसमें से दोस्तों वृष्टि शब्द में क्या होता है, री की मात्रा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। किसमें, वृष्टि शब्द में, ठीक है। वृष्टि में क्या होगा, वो हलंत धन रो धन सौ हलंत धन टो हलंत धन रो, ये हमारा वृष्टि का क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा, वर्ण विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। तो वृष्टि आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वृष्टि शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है, वो हलंत, र हलंत, सौ हलंत, टो हलंत और री, वृष्टि, ठीक है। शेष शब्दों में रॉ व्यंजन के साथ अलग अलग प्रयोग हुआ है। रॉ और री के प्रयोग आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। क्रिया में रॉ का ही होता है, वर्षा में भी रॉ का होता है और रिपु में भी रॉ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है। तो अनुनासिक क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, आपकी जो हवा है मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, वो हमारे अनुनासिक होते हैं। संभावित, संभावना, संभव या फिर संभालना। तो इसमें से दोस्तों संभालना क्या होता है, आपका अनुनासिक होता है, ठीक है। अनुनासिक क्या होता है, संभालना होता है। तो वैसे तो नियम ये होता है कि जिसके ऊपर चंद्रबिंदु लगे रहता है वो हमारे अनुनासिक के उदाहरण होते हैं मुख्यतः। तो चंद्रबिंदु या फिर आप संभालना, अनुस्वार को भी कभी कभी अनुनासिकता में आप गिन सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो संभालना दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, संभालना शब्द में अनुनासिकता है। अनुनासिक स्वरों की विशेषता होती है, इसके उच्चारण में वायु नाक से कम और मुख से अधिक निकलती है। और यह प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि निम्न में से किसके उच्चारण में वायु नाक से कम और मुख से अधिक निकलती है, तो वो हमारे क्या होते हैं दोस्तों, अनुनासिक होते हैं। वहीं पर आकर आपसे प्रश्न पूछा था, निम्न में से किसके उच्चारण में वायु नाक से अधिक और मुख से कम निकलती है, तो हो जाएंगे हमारे अनुस्वार। तो अनुस्वार और अनुनासिक में बस ये अंतर होता है, दोनों में नाक और मुंह दोनों से हमारी हवा निकलती है, लेकिन जो अनुस्वार होता है उसमें नाक से अधिक हवा निकलती है, मुख से कम निकलती है। जबकि जो अनुनासिक होता है उसमें जो हमारी हवा होती है वो नाक से कम निकलती है और मुख से अधिक निकलती है, ठीक है। और हिंदी में जो अनुनासिकता की विशेषता होती है चंद्रबिंदु के रूप में दर्शाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, अक्षर, स्वर, व्यंजन या फिर अनुस्वार। तो वर्णों के मेल को दोस्तों क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, आप ही कह सकते हैं, ठीक है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कह सकते हैं, व्यंजन कह सकते हैं। जैसे कि क है तो क हलंत धन ओ, तो हमारे क्या कहता है, व्यंजन ही कहलाता है, ठीक है।
एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, ठीक है, जैसे क ख, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 32, 34, 33, 36, 36। तो हिंदी वर्णमाला में अगर हम उच्चारण के आधार पर बात करें तो व्यंजनों की संख्या होती है कितनी? 33। और उच्चारण के आधार पर कितनी होती है? 39 होती है। सॉरी, लेखन के आधार पर 39 होती है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि ये जो मूल व्यंजनों में व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, कौन कौन से होते हैं? इसमें होते हैं दोस्तों क ख ग घ ङ, ये होता है हमारा क वर्ग। और इनका उच्चारण कहाँ से होता है दोस्तों? कंठी से होता है। अगर आपको याद है तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, के टी एम डी और ओ, इसे बोलते हैं क वर्ग, इसे बोलते हैं च वर्ग, इसे बोलते हैं ट वर्ग, इसे बोलते हैं त वर्ग, इसे बोलते हैं प वर्ग, ठीक है। तो क वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। कंठ से इनका उच्चारण होता है क वर्ग, क ख ग घ ङ, इन सभी का उच्चारण कंठ से होता है। तालु, टी मतलब तालु, तालु से किस किस का उच्चारण होता है? चौ छ जौ झ यो, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। एम मतलब मूर्धन्य, टो ठो डो ढो णो, यानी कि टो वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? आपका मूर्धन्य से होता है। तो थो दो धो नो, तो वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से होता है। और प फ ब भ म, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। ये आपको याद रखना है। और ये 5 जो वर्ग होते हैं हमारे क्या माने जाते हैं दोस्तों? स्पर्श व्यंजन माने जाते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25, ठीक है। यो रो लोवो आपके क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्या अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? यो रो लोवो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। सौ आपके यानी कि तालवी सौ, मूर्धनी सौ, दंत्य सौ और हो, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं दोस्तों? ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन होते हैं। और इन्हीं 33 को आपका क्या होता है? मूल व्यंजन माने जाते हैं या उच्चारण के आधार पर व्यंजन माने जाते हैं। इसके अलावा लेखन के आधार पर जो हम 39 पढ़ते हैं उसमें 4 संयुक्त आ जाते हैं, छ त्र ज्ञ स्र, और 2 आपके क्या हो जाते हैं? द्विगुण व्यंजन या राजा व्यंजन आते हैं, अड़ो और अढ़ो, याद रखना आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठी ध्वनियां कौन सी है? तो क वर्ग कंठी में आता है, क ख आपकी क्या है? कंठी ध्वनियां, याद रखना है। जिन वर्णों के उच्चारण में आपके कंठ का प्रयोग किया जाता है कंठी ध्वनियां होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, और योर और आपकी क्या होती है? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। टो और लो आपका क्या है? मूर्धन्य व्यंजन होता है, मैंने आपको बताया था टो वर्ग। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न में से कौन सा दंत्य है? दंत्य दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था? तो वर्ग, तो थो दो धो नो। आप देखिए आपकी जीभ हमेशा आपके दांतों को टच करेगी। तो थो दो धो नो, ये आपके क्या होते हैं? दंत्य माने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा वर्ण आपका दंत्य होगा दोस्तों? आपसे प्रश्न यह पूछा गया है, तो होगा ऑप्शन नंबर तो थो दो धो नो। और लॉ भी दोस्तों आपका क्या होता है? दंत के अंतर्गत आता है। क्या होता है? लॉ भी आपका क्या होता है? दंत के अंतर्गत आता है, याद रखना आपको, ठीक है। वैसे इसे पार्श्विक भी बोलते हैं, पार्श्विक भी बोला जाता है लॉ को, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न में से लॉ दंत्य वर्ण के अंतर्गत आता है। शेष प फ ब भ म, ये हमारे ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं, याद रखना है, ठीक है आपको। अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? क ख ग घ, कंठ, कंठ है घ का, ठीक है, क वर्ग में आता है। अगला सौ क्या है? तो मैं हमेशा बताता हूँ, इसको बोलते हैं, इसको पढ़िए दोस्तों आप, तालवी सौ बोलिए आप इसको, तालवी सौ। हम वो कहते हैं ना, जब हम एक दो बढ़ते हैं तालवी सौ कहते हैं, वो तालवी सौ नहीं होता, वो तालवी सौ होता है, ठीक है। ये होता है मूर्धन्य सौ, ये होता है दंत्य सौ। ये सौ जब आप क ख ग घ पढ़ते हैं, क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, तालवी सौ, मूर्धन्य सौ, दंत्य सौ, ऐसे करके आप पढ़िए। अक्ष त्र ज्ञ स्र, ये इस टाइप से आप पढ़िए, तब जाके आपको ये क्लियर हो पाएगा। तो सौ किस प्रकार की ध्वनि है? ये दोस्तों तालव्य सौ है। क्या है? तालव्य सौ है। और के टी एम दो, टी से क्या होता है? अगला वाला जो दूसरा वर्ग आता है, क्या? चौ छ जौ झ यो, ये भी आपका क्या था? तालव्य में आता है। तो के टी एम दो अगर आपको याद है तो आप कर लेंगे। देखिए तालव्य व्यंजन कौन सा है? के टी एम दो, टी यानी कि चौ वर्ग, क ख ग घ ङ के बाद में अगला जो है चौ छ जौ झ यो, ये आपका क्या हो जाएगा? तालव्य व्यंजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौ छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? चौ छ तालु है, ठीक है। तो यही प्रश्न दोस्तों एग्जाम पूछा था, यो का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो यो का ओष्ठ है, दंत्य है, मूर्धन्य है, या फिर तालु है। देखिए यो, र, ल और वो, ये हमारे दोस्तों क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? ये कभी कभी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। चौ छ जौ झ यो आपने पढ़ा है दोस्तों, जैसे यो, ये वाला यो और ये यो, ये दोनों क्या होता है? इनका उच्चारण कहां से होता है? तालु से होता है। याद हो गया? इन दोनों का उच्चारण कहां से होता है? तालु से होता है। तो यो का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों? यह है तालव्य। तालव्य के बाद में क्या आता है दोस्तों? मूर्धन्य आता है ना, के टी एम। तालव्य के बाद में क्या आता है? मूर्धन्य आता है। तो ये रॉ का उच्चारण कहां से होता है? मूर्धन्य से होता है। मूर्धन्य से रॉ का उच्चारण होता है। कभी कभी इसका उच्चारण वत्स्य से भी माना जाता है, वत्स्य से भी उसका उच्चारण माना जाता है रॉ का, ठीक है। रॉ को लुंठित या फिर प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। लॉ, लॉ का उच्चारण दोस्तों कहां से होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, दंत्य से आपका लॉ का उच्चारण होता है। के टी हो गया, टी से यो का हो गया, एम से हो गया किसका? मूर्धन्य का, के टी एम दो, फिर डी आता है ना, तो डी लॉ का उच्चारण स्थान कहां से होता है दोस्तों? ये होता है दंत्य से।
दंत्य से हमारा लॉ का उच्चारण स्थान होता है। ये पॉइंट आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यो का उच्चारण स्थान मैंने आपको बता दिया क्या होता है, तालु होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तालवी ध्वनि है? तालवी क्या होता है? KTM 2, चौ छो जो झो यो और सौ। तो सौ हमारा क्या हो जाएगा? तालवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आप दोस्तों ध्यान से करिएगा, सरल से होते हैं और सही हो जाते हैं। अगला फिर से वही प्रश्न है कि तालवी ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए चौ छो जो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, टो ठो डोडो मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। पो फो बो भो मो ये हमारी क्या होती है? ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं, याद रखना आपको। और वो और फो ये फो के नीचे नुक्ता लगे रहता है, ये हमारी क्या होती है? दंतोष्ठ ध्वनियां होती है। आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है, 4 से 5 बार पूछ लिया है कि दंतोष्ठ ध्वनियां क्या होती है? वो और फो आपकी क्या होती है? दंतोष्ठ ध्वनियां होती हैं। वैसे पो फो आपका क्या किस में भी आता है? ओष्ठ में भी आता है, लेकिन ये फो के नीचे अगर आप नुक्ता लगा देते हैं, नुक्ता चिन्ह होता है, ये हमारे क्या होता है? फिर दंतोष्ठ में आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सौ का उच्चारण स्थान होता है, फिर से वही दोस्तों तालवी सौ। ठीक है, अगला है चौ वर्ग किस उच्चारण में आता है? चौ छो जो यो। तो ये आता है तालवी में। ऑप्शन नंबर सी आपका 50 का भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही प्रकार के प्रश्न है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। अगला है, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान है डैश 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 और वर्ग डैश 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 है, रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुने। तो अगर आपको क ख ग घ पहला वर्ग हो गया, चौ छो जो झो यो दूसरा वर्ग हो गया, टो ठो डो ढो णो, तो टो वर्ग में आता है। टो वर्ग और कौन सा वर्ग है? तीसरा वर्ग है। उच्चारण कहाँ से होता है? KTM यानी कि मूर्धन्य से इसका उच्चारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे, एक मिनट दोस्तों, क ख ग घ चौ छो जो झो यो टो ठो डो ढोड़ो। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही दोस्तों यहाँ पे आपका सही होगा, टो वर्ग और तीसरा। क्योंकि देखिए क ख ग घ ङ चौ छो जो झो यो टो ठो डो ढोणो तीसरा वर्ग होगा। तो आंसर यहाँ पे गलत दिया गया, चौथा नहीं होगा, तीसरा वर्ग होगा। ठीक है, क्योंकि टो वर्ग क्या है? तीसरा वर्ग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न बात करते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो दंत्य क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको बताया था, जिसमें आपकी जीभ दांत को टच करती है, या KTM 2 ऐसे भी याद कर सकते हैं। डी यानी कि दंत्य कौन सा? तो थो दो धो नो। तो आपका क्या होता है? दंत्य होता है। दो भी दंत्य होता है, तो थो दो धो नो भी दंत्य होता है। तो आपका क्या होता है दोस्तों? दंत्य नहीं होता है। तो टो वर्ग क्या होता है? मूर्धन्य होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा दंत्य ध्वनि है? तो दोस्तों आपकी क्या होगी? दंत्य ध्वनि होगी। तो ये क्वेश्चन अब मैं स्किप कर देता हूँ, सीधे सीधे बता देता हूँ। निम्न में से कौन सा दंत्य वर्ण है, यह पूछा गया है। तो आपका इसमें भी क्या होगा? दंत्य वर्ण हो जाएगा। दंत्य ध्वनि कौन सी है? तो यहाँ पे भी लॉ दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी? दंत्य ध्वनि हो जाएगी। ठीक है, याद रखना आपको। लॉ का उच्चारण मैंने आपको बता भी दिया था, दंत्य से होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ वत्स्य से भी इसका उच्चारण स्थान माना जाता है। ठीक है, तो ये चार्ट भी यहाँ पे दिया गया, देखिए दोस्तों, क ख ग घ ङ ये हमारे कंठ से उच्चारित होते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हो सौ हो, ये तालवी सौ, ये मूर्धन्य सौ, ये दंत्य सौ। इसका उच्चारण तालवी से, इसका मूर्धन्य से, इसका उच्चारण दंत्य से। और जो इसके साथ में हो बचाओ, ये हो क्या होता है दोस्तों? ये आपका कंठीय होता है। हो का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। इसी के साथ साथ में विसर्ग का उच्चारण अहो का उच्चारण भी कहाँ से होता है? कंठ से होता है। तो कंठ से क ख ग घ ङ और हो। ठीक है, तालवी से चौ छो जो झो यो, इनका उच्चारण तालवी से होता है। और यो और सौ तालवी सौ, और ये यो का उच्चारण भी क्या होता है? तालवी से ही होता है। मूर्धन्य से देखिए टो ठो डो ढो णो का उच्चारण मूर्धन्य से होता है। रो का उच्चारण भी मूर्धन्य से होता है। और मूर्धन्य सौ, ये जो पेट कटा वाला सौ है, इसका उच्चारण भी मूर्धन्य से होता है। दंत्य से हो गया, तो थो दो धो नो, ये दंत्य हो गया। और लो और सौ का उच्चारण भी क्या होता है? दंत्य से होता है। ओष्ठ प फ ब भ मो, इनका उच्चारण ओष्ठी से होता है। दंतोष्ठ क्या होता है? वो, और इसके साथ साथ में फ भी हमारा ये नुक्ता वाला फ, ये दंत्योष्ठ के अंतर्गत आता है। और लौ क्या है? हिसाब से हमारी दंत्य ध्वनियां हैं। ये चार्ट आप याद रखो, एक प्रश्न आपको इस चार्ट से ही देखने को एग्जाम में मिल जाता है, और सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। बस आपको ये चार्ट याद होना चाहिए, किसका उच्चारण किससे होता है। ठीक है, सौ रो लो, सौ रो लो और नो, सौ रो लो और नौ, इनको दोस्तों इनका उच्चारण वत्स्य से भी माना जाता है। इनका उच्चारण कहाँ से? वत्स्य से भी इनका उच्चारण माना जाता है, सौ रो लो और नौ का। ठीक है, इनके साथ इनसे तो है ही है, इसके साथ वत्स्य से भी माना जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप वहां पे कर सकते हैं। अगला है प फ व भ म का उच्चारण कहाँ से होता है? तो ओष्ठ से होता है। आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन आता ही होगा। ठीक है, अगले सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके बहुत ही सरल हैं। जो मैंने आपको KTM 2 बता दिया ना, उसके साथ में जो मैंने आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन बता दिया, सारे क्वेश्चन आपके यहीं से होंगे। ठीक है, देखिए प फ व म ओष्ठ्य है, चौथो दो दंत्य है, चौथो जो तालव्य है, और क ख ग घ ङ कंठ्य है। अगला है बौ ध्वनि है, प फ बौ क्या होता है? ओष्ठ्य होता है। ठीक है, वो का उच्चारण स्थान है, वो का उच्चारण स्थान दोस्तों क्या होता है? वो और फ का दंत्योष्ठ्य होता है। क्या? दंत्योष्ठ्य। कौन सी दंतोष्ठ्य ध्वनि है? वही वो और फ के नीचे अगर मुक्ता लग गया वो भी आपकी दंतोष्ठ्य ध्वनि होती है। ठीक है, कौन टो वर्ग में आता है? टो ठो डो ढोणो। सरल सा क्वेश्चन है, टो ठो डो ढोणो, तो ध्वनि आता है। ठीक है,
5 5 का पेयर आता है, आपको पता है। क वर्ग में 5 आएंगे, चौ वर्ग में 5 आएंगे, टौ वर्ग में 5 आएंगे, तौ वर्ग में 5 आएंगे, पौ वर्ग में भी 5 आएंगे। और इनके जो लास्ट वाले होते हैं ये क्या होते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। ङ, यो, ण, नौ, मो। ठीक है, ये हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? क, चौ, टौ और यो। यो दोस्तों हमारा स्पर्श व्यंजन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन कौन से वर्ग में है? तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से वर्ग में है दोस्तों, आपसे इसमें से पूछा गया। ठीक है, तो 1 से लेकर मतलब 5 वर्ग के जो भी आपके आंसर होंगे वही इसका आंसर होगा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, क, चौ, पौ, दो। ये आपके क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत है। वरना अन्य ऑप्शन में आप देखेंगे कहीं पे अंतस्थ आ जाएगा, कहीं पे आपका उसमें को डाल दिया होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? योर और लोवा होता है, तो वो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वो आपका क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती होता है, वे व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और यही डेफिनेशन दोस्तों एक बार एग्जाम में भी पूछी गई है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच से होता है या मध्य से होता है वो क्या कहलाते हैं? वो दोस्तों आपका क्या, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है बच्चा? योर और लोवा आपके अंतस्थ व्यंजन होता है, ऑप्शन नंबर बी। वो व्यंजन कैसा है दोस्तों? तो वो व्यंजन आपका क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है। ठीक है, वो क्या होता है, अंतस्थ होता है। योर और लोवा आपके अंतस्थ कहलाते हैं। सौ हो आपके उसमें व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है। पहला वर्ग और दूसरे वर्ग का जो व्यंजन होता है वो आपका क्या होता है, अघोष कहलाता है। सौ भी आपके अघोष कहलाते हैं। तो दोस्तों आज के 65 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, इतना ही करते हैं। आप 65 में से अपना स्कोर बता दीजिएगा, वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो गया है। इसके आगे के जो क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ कि योर और लोवा किस प्रकार के व्यंजन है। ये अंतस्थ व्यंजन है, ये तो आप लोगों को आता ही है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला अंतस्थ व्यंजन योर और लोवा है, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि उसमें व्यंजन कौन सा है। ठीक है, हो, लो, मो या जो। तो सौ हो आपके उसमें आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्योंकि मैं दोस्तों आपको करा चुका हूँ, उसमें व्यंजन सौ हो आपके होते हैं, उसमें व्यंजन होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न वही है कि कौन सा उसमें व्यंजन नहीं है, तो गो आपका इसमें से उसमें व्यंजन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला अंतस्थ और उसमें व्यंजन कितने होते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, अंतस्थ और उसमें वर्ण कितने होते हैं। ठीक है, और इससे आगे क्वेश्चन हम कभी फिर अगले वाले पार्ट में बात करेंगे। बाकी दोस्तों देखिए, आपके उच्चारण स्थान के आधार पे यहाँ पे लगभग कॉन्सेप्ट हो चुका है। थोड़ा बहुत इसमें आपको सगोश वाला और महाप्राण अल्पप्राण वाले क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो मैं कोशिश करूंगा कि आगे अपलोड कर दूं जल्द से जल्द। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।